नाम बताइए सर अपना। मैं सुरेंद्र, मेरा नाम सुरेंद्र। कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं फरीदाबाद से हूँ। और क्या दिक्कत है सर? अच्छा, पहले कहीं दिखाया था सर? पहले काफ़ी जगह दिखाया, काम पे बताया, तो डॉक्टर क्या बोला सर? डॉक्टर मना कर दिया। तो कुछ एक्सरे हाथ से नहीं हुआ। एक्सरे करवाया था सर? एक्सरे कुछ करवाया था? एक्सरे करवा दिया और MRI करवा दी दिमाग का, और वो भी करवाया CT स्कैन। ठीक। क्या हुआ? मना कर दिया। थोड़ा इससे ज़्यादा हाथ सही नहीं पाएगा, हाथ न पाएगा। तो ट्रीटमेंट हो गया है? हाँ। अभी जो ट्रीटमेंट हुआ आपको कैसा मतलब कैसा ट्रीटमेंट होने के बाद में शरीर हल्का हो गया। हल्का लग रहा है? पहले इसमें पैर में भाईपन था, हाथ में भी। तो हाथ चाहिए बताओ। ठीक ठीक ठीक। खड़ा होकर दिखा दो। स्टेप इसका सही। सबसे मजे की बात है इसका स्टेप से पूरा सामने से चल के दिखाओ थोड़ा दुए कदम। उसी को बड़े प्यार से लिया जाता है कि नहीं? ये एक्चुअल केस था एक्सीडेंटल। YouTube के मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको कुछ विशेष लकवा के बारे में बताने जा रहा हूं। कुछ मेरे पेशेंट हैं, उनके साथ उदाहरण स्वरूप आपको देंगे। देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक माने बैक में C1 से C7, T1 से T12 और L1 से L5 माने 12, 7, 19 और 5, 24। 24 हड्डियों में कोई भी भाग में अगर चोट आती है तो चोट किसको कहते हैं ये बात समझिए। चोट समझना पहले जरूरी है। एक स्थिर चीज के ऊपर एक गतिमान चीज आकर जब चोट मारता है तो जिस प्लेस पर वो टारगेट करता है, स्ट्राइक करता है, वह गतिमान हो जाता है। पूरा स्थिर है लेकिन वो गतिमान हो जाता है जिस पर वो टारगेट किया, जिस पर लगा। इसी तरह C1 से C7 अपर लेयर से लेकर नीचे तक जो पार्ट है, इस पर मान लीजिए कोई आदमी सीधा भार ढो रहा है और वो एक कांवर पर दोनों तरफ लोड लिया है और शोल्डर पर लिया है, लेकिन एक बैक वो क्या किया कि घुमा करके और बैक के वर्टिब्रा की तरफ से घुमाकर दूसरे कंधे पर ले गया, तो उसको एक चोट आई जो सर अस्थिर था। सर का भाग अस्थिर रहता है, बॉडी को आप हिलाते डुलाते हैं नीचे का तो उसके ऊपर है, इसलिए वो ऐसा हिलता डुलता मालूम होता है, लेकिन वो स्थिर रहता है। वो अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो आपको दिखाई गलत देगा, वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, कई तरह का बात आ जाएगा। तो C1 से C7 तक के किसी पार्ट में अगर चोट लगता है और लगने के बाद वो आगे पीछे हो जाता है तो उससे जाने वाली जितने भी इनिशियल सिग्नल्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। और उसी तरह जैसे C1 बताया, उसे T1 से लेकर T12 तक कोई भी आग कशेरुका पे, वो जिसको डिस्क आप बोलते हैं, कशेरुका पे अगर चोट आता है तो उसके भीतर जो अंग का कनेक्शन जुटा है वो अंग प्रभावित हो जाता है। और वो प्रभावित होने से कभी कभी पार्शियल माने आधा अंग वर्टिब्रा में अगर लगेगा
तो इस बात को समझो कि दाहिने तरफ अगर गया तो बाएं तरफ का अंग पैरालाइज हो जाएगा, बाएं तरफ अगर गया तो दाहिने तरफ का अंग पैरालाइज हो जाएगा। और C1 से लेकर के T1 से लेकर के T12 तक में अगर चोट लगा तो आधा नीचे का पोर्शन प्रभावित होगा, आधा नीचे का पोर्शन प्रभावित होगा, या हो सकता है कि अपर लेयर में लगा है तो उसका बाजू दोनों वर्क करना बंद कर देगा, या तो वो पीछे नहीं जाएगा, या तो उठेगा नहीं, या तो मुट्ठियां बंद नहीं होंगी, हाथ का न्यूरो वर्क करना बंद कर देगा। ये सब क्रियाएं हो जाएंगी। अब रहा L1 से लेकर के L5 तक, और उसके नीचे एक त्रिभुजाकार बोन है जिसको S1 बोलते हैं। तो L1 से लेकर के L5 तक में अगर हो जाएगा तो यूरिन प्रभावित होगा, पैखाना प्रभावित होगा, ब्रीदिंग प्रभावित होगा, क्योंकि वो लोड लेता है पूरे अपर लेयर और लोअर लेयर को। झुकने के समय वो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी वही देता है, आगे झुको चाहे पीछे झुको, चाहे दाएं करो चाहे बाएं करो, बॉडी को किसी भी तरफ लचकाने घुमाने की काम करने से ये होता है। तो उसमें हर कशेरुका का अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि अलग अलग कनेक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कनेक्शन है। तो L1 से लेकर L5 तक के बीच में कोई भी डिस्क अगर प्रभावित होता है तो बहुत सारे फंक्शन प्रभावित हो जाएंगे और नीचे का काम क्रिया बंद हो जाएगा। अब बात आता है पैरालिसिस होने के बाद वो क्योर कैसे होगा। मेरा अपना निजी राय है, मैंने अपने जीवन में जो खोज किया उस पर मैं आपको अपना राय देता हूं। देखो, पूरे बॉडी के अंतर्गत बीच में एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं नाल, और वो नाल आपके बॉडी का पहला ऑर्गन है। जब आप मां के गर्भ में पैदा हुए तो पहला नाल ही पैदा हुआ, और उसमें 4-4 हजार करके 4000 लोअर जल के न्यूरॉन है, और उसी पर न्यूरो बने, बोन बना, फ्लैश बनी, सब कुछ 4000 जल की व्यवस्था जो की गई वो केवल नीचे के 4000 व्यवस्थाएं हैं, और 4000 ऊपर की व्यवस्थाएं जो हैं वो अर्थ है, वो मांस बनाना, हड्डी बनाना, न्यूरो बनाना, न्यूरॉन बनाना, ये अपर लेयर वाले 4000 काम करते हैं। अब रहा 4000 लेफ्ट और 4000 राइट, तो वो जो बनाते हैं वो उसको रोकते भी हैं, कंट्रोल भी करते हैं, कितने मात्रा में जाना चाहिए, कितना मात्रा लोड लेना चाहिए, इसको वो डिफाइन करते हैं। तो नाल से ही होता है, नाभि चक्र। जैसे मकड़ा जाल बनाता है तो पहला एक बिंदु रखता है, अब बिंदु पर लंबा लंबा तार खींच देता है, उसके बाद सब तारों को गोल 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 घूम करके सर्किल बना देता। अगर मकड़े का जाल टूट गया तो फिर सीधा करने का क्या उपाय है, जरा बताओ। वो जो पहला बिंदु लगाया था वो उस जाल से बाहर है, उस बिंदु को अगर पकड़ लोगे तो सीधा खींचोगे तो पूरी जाल खड़ी हो जाएगी, उसी तरह जाल खड़ी हो जाएगी। तो मैं तो काम करता हूं इसी पर। अब रहा राइट साइड जल का आपको बता दिया वायु का है, और लेफ्ट साइड राइट साइड अग्नि का है, और लेफ्ट साइड जो है वो वायु का है। तो 4000 अग्नि के तत्व है और 4000 वायु के तत्व है। जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, ये 4000 माने 16000 मिल करके ये पूरे व्यवस्था को बनाए।
अब इसमें बहुत सारी चीज आई कि कहाँ कहाँ कौन चीज फिल्टर करना है, कौन को कितनी मात्रा में देना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी क्रियाएं बनी। तो उसमें से किसी पार्ट पे अगर चोट लगता है तो बाधित होगा। तो एयर का पार्ट में लग गया तो एयर का बाधित होगा, पानी के भाग में लग जाए तो पानी बाधित होगा, उसी तरह पृथ्वी बाधित होगा, मतलब दुबला पतला मोटा होने लगेगा। तो इन क्रियाओं को इस तरह ना किया जाए जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाए। अब व्हील चेयर पर ही बैठने वाले बहुत लोगों को देखा है, चूतर में सोर्सेस हो जाते हैं, घाव हो जाता है। बेड पर बैठने वाले लोगों को देखते हैं कि बेड के पीछे बेड सोर्स हो जाता है, माने हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उतना सेल तो नीचे प्रेशर में होता है, वायु ले नहीं पाता है, ऊपर का वायु काम करता नहीं उसका, तो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है सेल। इसीलिए मैं हमेशा काम करता हूं तो इतना बात कॉन्शियस होकर काम करता हूं कि किस ऑर्गन पर कितना चाप चाहिए, व्यवहारिकता उसकी क्या बनेगी, व्यवहारिकता का रिजल्ट कितना आएगा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है माप। तो फिजिकल माप को हम लेते हैं और फिजिकल माप को लेकर पॉइंट टू पॉइंट बॉडी एकदम बैलेंस चीज है। एक एमएम एक सूत भी अप डाउन नहीं है, जो बना है बॉडी वो एक स्केल में बना हुआ है, और वही स्केल बिगड़ने के बाद पूरा पैरालाइज होता है भाई। माने हवा का तंत्र बिगड़ गया मतलब पैरालाइज हुआ। तो उसमें ब्रेन स्ट्रोक आता है पहला, तो ये पहला नहीं है, ये लास्ट है। ब्रेन स्ट्रोक तो जब सारे अंग प्रभावित हो जाएंगे तो उससे जो रक्त का चाप बन जाएगा तो सारे चापों का जोड़ घटाव करके वहां जाकर के ज्यादा मात्रा हो जाएगा। ब्रेन को काम करने के लिए ब्लड चाहिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, कुछ पोषण तत्व है, उस सब सारे तत्व जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ब्रेन वर्क करेगा नहीं। खाना नहीं मिलेगा तो कोई काम नहीं करेगा, उसी तरह वो काम नहीं करेगा। लेकिन ये भी मात्रा मतलब नहीं है कि गेहूं के रास में ले जाकर के किसी को दबा दिया जाए, माने ब्लड का इतना मात्रण भी ना हो जाए जिससे कि वो काम करना बंद कर दे, लोड हो जाए, वही चीज उसके लिए लोड हो जाए, आहार ही लोड हो जाए। तो इसलिए चोट होने पर, आघात होने पर वो रूट बाधित होता है तो उसका या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा, दो ही बात होगी। और कम होना ज्यादा होना मतलब ब्रेन स्ट्रोक लगना, या तो वो सिकुड़ गया या तो वो फैल गया, दो ही बात होगा। तो पहला काम है बोन V1 से लेकर V7 तक और C1 से लेकर C12 तक का पूरा नाप लिया जाए कि वो अपनी जगह है कि नहीं। वो अंदर तो नहीं चला गया, वो तो बाहर तो नहीं फेंक दिया, वो दाएं तो नहीं हो गया, वो तो बाएं तो नहीं हो गया। इस सारे को मेजर्ड किया जाए, ग्राफिकल मेजरमेंट होना चाहिए। जब ग्राफिकल मेजरमेंट होगा तो पूरा पूरा पता चलेगा कि किस पार्ट पर कितना प्रेशर पड़ा था और उस प्रेशर से कितना नुकसान हुआ था। तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए भी एक प्रेशर की जरूरत होगी। दो हड्डियों के बीच में एक हड्डी घुस गई, तो उस हड्डी को अपने पॉइंट पर लाने के लिए भी बाहरी प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, और वो पड़ेगी एक दिशा में, बॉडी की एक दिशा में, एक साइड में, और तब वो अपने जगह आ जाएगी तो वर्क करने लगेगा। 1 मिनट में वर्क करने लगेगा, उसमें 10 मिनट की टाइम नहीं लगती। वो प्लेस पर आया, वर्क किया। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो जादूगर हैं। हम जादूगर नहीं हैं, हम कारीगर हैं। अब मामला रहा V1 से लेकर V7 तक तो मैंने बताया, और C1 से लेकर C12 तक को फिर मेजर किया जाएगा। जब C1 से C12 का लिंक एकदम सही मिल जाएगा, नाप सही मिल जाएगा, तो V1 से जोड़ने वाला माने
V7 और C1 दोनों को पहले हम एक लेवल में लेंगे। जब ये दोनों एक लेवल में आ जाएगा तो प्लेट दो ठो आएगी, तो प्लेट अपने से अपने खिसक जाएगी वो, और अपने से अपने बराबर हो जाएगी। अब मामला आ गया L1 से L5। तो पहले L1 से L5 के बीच में जितने डिस्क डले हैं और जितने भी कसे रुकाए हैं उनको पहले मेजर किया जाएगा कि आखिरकार इस लेवल में है नहीं है, साइड हो गई, बाई साइड हो गई, क्या हुआ, अपर खुल गया, फंस गया। उसके पीछे तो कांटे जैसे लगे रहते हैं, वो कांटे में चढ़ गया तो लफड़ा का घर हो गया, या अंदर वो एक तो चला गया या बाहर चला आया तभी लफड़े का घर हो गया। तो इसका तो लेवल देखना होगा ना पहले कि क्या लेवल है उसका। बेल्ट बांधने से थोड़ा हो जाएगा, पहले लेवल को स्टडी करना होगा ग्राफिकली, और ग्राफिकली जब स्टडी हो जाएगा तो उस पर भी एक प्रेशर की जरूरत होगी, और वो प्रेशर उसके पक्ष विपक्ष की होगी, और तब जाकर के वो अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। और फिक्स हो जाएगा तो फिर हम C12 और C12 जैसे वहां पर हमने V7 और C1 को हमने जोड़ा था, लेवल मिला दिया था, उसी तरह अब यहां पर भी जो L1 है और V12 है दोनों को हम मिलाएंगे। जब मिल जाएगा तो ये इसका मतलब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 7, 12, 19 और 5, 24 हड्डियां अपने लीगल वे में आ जाएंगी। जब आ जाएंगी तो वो पेल्विक आएगा, पीछे का जो कूल्हा जुड़ा हुआ है ये अलग सा पार्ट है, ये बॉडी का अंग है पैर, और उसके वहां से फिर उसका मेजरमेंट लेंगे कि कौन सा कूल्हा किधर की ओर निकल गया, किधर घुस गया, किधर कितना खिंचाव आया या वो एंगुलर हो गया, क्या हुआ, ये सबको देखेंगे। ये पैरालिसिस का क्रिया है। बहुत आदमी को तो पैरालिसिस ऐसा होता है जिसका मुंह खुल गया तो खुला ही हुआ है, बंद ही नहीं हो रहा, आवाज भी बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। अब ये क्यों हुआ? तो जबड़े को खुलने के लिए दो पोर्शन है, अपर जा और लोअर जा। इसके बीच में दो ठो रिंग है जो आदमी को खुलता बंद होता है। अब वो या तो थोड़ा साइड हो गया या तो बाहर खुल गया, एक तो बाहर खुल गया, एक तो अंदर चला गया। अब वो दोनों फंस गया तो वो जब तक जगह पर नहीं आएगा तो खेलेगा कैसे? उससे बहुत सब क्रिया खत्म हो सकती है, सुनने की, आवाज की, आंख से देखने की क्रिया भी खराब हो सकती है, विजुअल क्रिया भी खत्म हो जाएगी। बहुत बार तो मृत्यु हो जाती है इसलिए कि नाक की हड्डियां आगे पीछे हो जाती हैं और एयर नहीं जाता। अब उतना जल्दी में वो सेलेक्ट कर पाया कि नहीं कर पाया, 16 हड्डियों को सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो वो क्रिया होती है। तो देखो ये पेशेंट जो है, इसका जो डाइजेशन सिस्टम हमने जो बताया कि V1 से लेकर के V7 तक और C1 से लेकर के C12 तक, तो C12 तक का ये पेशेंट था, बहुत परेशान था, बहुत जगह घुमा, ये बंगाल का पेशेंट था, मेरे यहाँ आया, C1 से लेकर के C12 तक मैंने लाइन कर दी, नापा, 1 घंटा समय लगा। अब वो मिट्टी लगाता है, मिट्टी लगाने से ये हो गया कि उसका टेम्परेचर करीब करीब बराबर हो गया है। बोलता है कि 70% हमको फायदा हो गया, जिसके बारे में लोगों ने बोला था कि अस्थायी पैरालिसिस है। चूंकि यही दब गया था ब्रेन का, जो आने वाला ब्रेन से आने वाला सिग्नल का टिश्यू, तो इतना जस्टिफाई कर सको मेजर करके तभी चिकित्सा कर पाओगे। ठीक है, मैं इस बात के साथ आज वाणी विश्राम देता हूं।
और अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मैं मिलूँगा। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।